नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम प्रैक्टिस सेट तीसरा करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट आज हमारा तीसरा है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 120 तक करने वाले हैं, जो कि हमारी एसएससी जीडी में विगत परीक्षाओं में पूछे गए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि हमारी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकार के सिद्धांत को शामिल करते हैं, जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? कौन से हैं? तो हमारा मौलिक अधिकार जो है हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे भाग 4 में, मौलिक कर्तव्य जो हमारे भाग 4 के काम में है। तो हमारे ऑप्शन सी होगा, ए बी सी, यानी हमारे इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली तो हमारे अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली, तो हमारे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक। तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के का में है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 83, निर्देशक सिद्धांत को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। लोक कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक श्रम को सुरक्षित करना, तो हमारे अनुच्छेद 48 में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो हमारा अनुच्छेद 39 में। ग्राम पंचायत को संगठित करना, तो हमारा अनुच्छेद 40 में है। तो हमारा इसमें PQRN सीधा क्रम है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, हमारा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न, निदेशक तत्व क्या है? यानी ये बाध्य योग है, ये बाध्य योग नहीं, हमारा बाध्य योग है। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, प्रश्न 85, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद 53 श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात करता है? तो हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 का ए, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता ये हमारे अनुच्छेद 44 में है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, धर्म की स्वतंत्रता में हमारे 25 से 28 आते हैं। इसका हमारे क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि हमारे 36 से लेकर 51 तक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता। अगला हमारा प्रश्न, भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित नहीं है? उल्लेखित नहीं है। समान नागरिक संहिता ये भी उल्लेखित नहीं है। यह समान नागरिक संहिता तो ये तो हमारे डीपीएसपी में है। डीपीएसपी में तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। जंगलों का संरक्षण और सुरक्षा, तो ये भी गलत होगा। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों नहीं, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य की बात की गई है? तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 47, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के
स्मारकों, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है। तुम्हारा ऑप्शन डी यानी हमारा अनुच्छेद 49 को कहा गया है। हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक को एक चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा के डी शाह, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं है? यानी मूल संविधान में नहीं था। राज्य में जीवन स्तर को बढ़ावा राज्य का कर्तव्य है, तो ये था। और पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये भी है, ये भी है। और हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में यानी पोषण का स्तर बढ़ाना, ये भी है हमारा, ये भी है। पर्यावरण की सुरक्षा सुधार करना हमारा इसका ऑप्शन बी होगा। ये नहीं है क्योंकि ये हमारा अनुच्छेद 48 के काम में है, 1948 के काम में है, यानी बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, जो कि मूल संविधान में नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? किस किस अनुच्छेद में? तो हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 के ए में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो कि 42वें संविधान 1976 के तहत, और ये हमारे भाग 4 के काम है। कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य है। जब इन्हें जोड़ा गया था तो 10 मूल कर्तव्य थे, यानी 11वां मूल कर्तव्य हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके देना है, इसका कौन सा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? किस अनुच्छेद में शामिल है? तो हमारा ऑप्शन सी 51 के काम में शामिल है, यानी 48 के अनुच्छेद 21 में तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और ये हमारा अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के त्याग पत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का कार्य है पर्यावरण से संबंधित है, जिसका हमें पीछे वर्णन किया गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न 95, कौन सा बयान सही है? कौन सा बयान सही है? कौन सा बयान? निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव में निर्देशक सिद्धांत का अदालत में वर्चस्व हुआ, यानी अदालत नहीं जा सकती निर्देशक सिद्धांत को लेकर, तो हमारा ये तो गलत है। मौलिक अधिकार असीम नहीं है, निर्देशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है, तो इसका हमारा यानी बी सही है, हमारा इसका ऑप्शन सी सही है, केवल बी। अगला प्रश्न नंबर 96, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि सभी निर्देशक तत्वों का पालन किया जाए तो हमारा देश धरा पर स्वर्ग हो सकता है? तो एमसी चागला ने कहा था, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे, यानी किस संविधान से? 42वें संविधान 1976 में, भाग 4 के काम है, अनुच्छेद 51 के काम में वर्णित है, और 11 में कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मौलिक कर्तव्य केवल भारतीयों पर लागू होते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित एगो में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता सही,
भाग 4 के नीति निर्देशों तक ये सही। भाग 3 में मौलिक अधिकार ये सही। भाग 5 में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में हमारा संघ है। भाग 5 में संघ मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 5 के का में है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, इसका हमारा ऑप्शन डी। अगला, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? किस संविधान से ली गई है? तो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से हमारी समवर्ती सूची को लिया गया है। समवर्ती सूची को। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है। संघीय व्यवस्था यूएसए से हमारे मौलिक अधिकार को लिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग राज्य नी, राज्य के नीति निर्देशों सिद्धांत से संबंधित कौन सा भाग? तो हमारा भाग 4 है, इसका हमारा ऑप्शन बी से। भाग 2 नागरिकता से, भाग 3 मौलिक अधिकार से और भाग ए संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, भाग 4। अगला, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत है, यह है हमारे कानूनी अदालत द्वारा अपरिवर्तनीय, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। अगला, भारत के संविधान के कौन से भाग पूर्व सोवियत संघ से लिए गए, यानी हमारे रूस से लिए गए हैं? तो आर्थिक एवं सामाजिक योजना ये यूएसए से लिए गए। मौलिक दायित्व या कर्तव्य ये भी लिए गए हैं, तो हमारे पी और आर, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। और क्यू यानी मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, तो हमारा ये वाला गलत है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, पी और आर। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु कौन सा कथन नीति निर्देशक सिद्धांत में विनिष्ट है? यानी अंतरराष्ट्रीय विधि आदर बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय विधि आदर बढ़ाना, तो ये वाला तो है। विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटाना, ये भी। परमाणु निस्त्रन को प्रोत्साहन करना, तो ये वाला गलत है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, बी नहीं, ए और बी, ए और बी यानी, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, तो ये वाला हमारा गलत है, इसमें ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं इसका, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही है, ए और बी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है, इसका हमारा ऑप्शन डी सही हुआ, अप्रत्यक्ष। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संख्याबल मत प्रणाली द्वारा होता है, जो कि हमारे अनुच्छेद 54 के अनुसार, यानी संसद के दोनों सदन, कौन से दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ना कि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित शामिल भी होते हैं, जो कि हमारे 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़े गए हैं। अगला हमारा प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो हमारा ये तो सही है। विधानमंडल के दोनों विधानमंडल के भाग नहीं लेते, तो इसका हमारा दूसरा वाला गलत हो जाएगा। विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, तो ये भी भाग लेते हैं। दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के, तो ये भी भाग लेते हैं, तो हमारा पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली किस प्रकार किया गया ना, एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से अनुपातिक प्रणाली, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 3 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार होता है, और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होगा, 54 में ये बात है, और 55 में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत एवं अनुपातिक और अप्रत्यक्ष होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, तो इसमें हमारा विधान परिषद हिस्सा नहीं लेता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी
सही होगा, यानी भाग नहीं लेता है, तो उसका हमारा ऑप्शन सी विधान परिषद। अगला हमारा प्रश्न, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कौन सी चीज आवश्यक नहीं है? तो ए, आयु 35 वर्ष हो, ये तो आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसके पास भेजा जाता है? किसके पास भेजा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 71 के अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने उसका निर्णय दे दिया वह अंतिम निर्णय होगा। किसका? जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर है? तो हमारा राष्ट्रपति के ऊपर, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर होता है, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेवाओं का प्रमुख होता है। अगला हमारा प्रश्न 112, कौन सा प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो भारत का चुनाव आयोग, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपनी निर्वाचक तिथि से, ये गलत है। संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ये गलत। अपने पद ग्रहण की तिथि से, इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा हमारा, यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के अनुसार अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत देता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, उपराष्ट्रपति को। अगला, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किसके संदर्भ में कौन सा कथन सही बूझा है? दोनों सदन बहस करते हैं, केवल राज्यसभा का मत का अधिकार है, तो ये तो सही है ना? ये तो सही है, यानी जब हमारा उस पर महाभियोग लगेगा तो ये वाला कथन सही है। अयोग सिद्ध होने पर वित्तीय अनियमितता पर लगाया जाएगा, नहीं ये वाला गलत है। इसमें से कोई नहीं, ये वाला भी गलत, दो गलत होगा, इसमें मुझे क्या सही है? तो ये वाला भी इसका गलत है। दोनों सदन बहस करते हैं, केवल राज्यसभा के मत अधिकार, तो राज्यसभा नहीं होगा, दोनों हो, केवल लोकसभा और राज्यसभा, तो उसका संविधान के उल्लेख पर लगाया जाता है महाभियोग। महाभियोग संविधान के उल्लंघन पर लगाया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 61 में बताया गया है, आप किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाओगे तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व से सूचना देनी पड़ेगी, और लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य से, यानी कितने सदस्य से, 2/3 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं तो महाभियोग लगाया जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी। संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न, शपथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, तो ये वाला सही। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपने सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं, ये वाला भी सही है, तो इसको हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। राष्ट्रपति शपथ अनुच्छेद 60 के तहत लेते हैं और हमारे उपराष्ट्रपति 69 के तहत लेते हैं, और बच्चे हमारे राज्यपाल, तो राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। इन तीन की शपथ हमारी अनुसूची 3 में उल्लेखित नहीं है। अगर आपको यह सवाल आ जाए कि किस किसके पद के बारे में अनुसूची 3 में उल्लेखित नहीं है, तो हमारे यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल हमारे अनुसूची 3 में उल्लेखित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा, जैसे राष्ट्रपति अपने पद पर है तो वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, तो ये वाला सही है।
उपलब्धि एवं भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं की जाएगी, ये भी कथन सही है। बिना किराया शासकीय निवास उपयोग आधार होगा, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। अगला, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? तो हमारा 6 माह, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 6 माह। अरे अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति हुई तो निर्वाचन रिक्ति के लिए निर्वाचन पद्धति की 6 माह से पद पहले पूरा हो जाना चाहिए, अनुच्छेद 62 के अनुसार। अगला हमारा प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित निम्नलिखित में निम्नलिखित से भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। अगला, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनावी विवाद किसके समक्ष दायर किया जाता है? तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। कब भंग कर सकते हैं? यह हमारे अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय परिषद के अनुसार पर ही समाप्त कर सकता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुसार पर ही समाप्त करेगा अनुच्छेद 85 के तहत। अगला, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है? तो महान्यायवादी, जो कि हमारी अनुच्छेद 76 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद हमारा 148 में। एक राज्य का राज्यपाल, तो अनुच्छेद 155 में। तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अगला, यानी हमारे प्रश्न 122 कंप्लीट है। कितने हमारे प्रश्न 122 कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें हमें कितने प्रश्न करने हैं? हमें 400 प्रश्न करने थे। आज हमारा सेट तीसरा था, कल हम सेट 4 करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। समाप्त हुई, अभ्यास जारी रखें।